द म्यूचुअल फंड टॉक में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं एक म्यूचुअल फंड का एनालिसिस और उस फंड का नाम है कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड, जो कि 15 फेब 2019 में लॉन्च हुआ है। किसी भी फंड को एनालाइज करने के लिए हम एक स्ट्रॉन्ग रिसर्च प्रोसेस फॉलो करते हैं, जिससे हमें पास्ट परफॉर्मेंस की एनालिसिस के साथ फ्यूचर की परफॉर्मेंस को भी अच्छे से प्रिडिक्ट कर पाते हैं। तो इस रिसर्च प्रोसेस में हम सबसे पहले एनालाइज करेंगे फंड के मैंडेट को। इस सेक्शन में हम समझेंगे फंड की इन्वेस्टिंग स्टाइल, उसका रिसर्च कितना स्ट्रॉन्ग है, पोर्टफोलियो रिस्क का मैनेजमेंट कैसा है और लास्ट फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज कितनी है। ये समझने के बाद दूसरे सेक्शन में करेंगे परफॉर्मेंस एनालिसिस, जिसमें हम देखेंगे फंड का पास रिटर्न्स और रिस्क, ताकि हम ये देख पाए कि फंड के रिटर्न्स ने उसके बेंचमार्क को बीट किया है या नहीं, क्योंकि इसी से हमें पता चलेगा कि फंड का मैंडेट कितना सक्सेसफुल रहा है। इसके बाद तीसरे सेक्शन में एनालाइज करेंगे इस फंड का फ्यूचर परफॉर्मेंस कैसा रहे, जो कि डिपेंड करता है उसके करंट पोर्टफोलियो की क्वालिटी और फंड मैनेजर के मैनेजमेंट पर। इस सेक्शन को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं क्योंकि पास्ट की परफॉर्मेंस हिस्ट्री बन चुकी है और आगे की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी इसे जानना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आखिर में सजेशंस की भी बात करेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि क्या हमें इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं फंड मैंडेट के एनालिसिस से। सबसे पहले बात करते हैं फंड की इन्वेस्टिंग स्टाइल की। ये फंड स्पेसिफिकली छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जिनकी साइज 15,000 करोड़ से कम है। और जो फंड की इन्वेस्टिंग स्टाइल है वो ब्लेंड है, यानी ये ग्रोथ स्टाइल कंपनीज भी प्रेफर कर सकते हैं और वैल्यू स्टाइल कंपनीज भी। ग्रोथ स्टाइल कंपनीज का मतलब है ऐसी कंपनीज जिनके रेवेन्यू ग्रोथ बहुत हाई है पर शेयर के प्राइस भी बहुत महंगे हैं। और वैल्यू स्टाइल का मतलब है कंपनी के शेयर प्राइस डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहे हैं क्योंकि कंपनी की परफॉर्मेंस में किसी तरह का टेम्परेरी फॉल आया है। दोनों ही स्टाइल में अपनी रिस्क है और अपने रिटर्न्स है। ये बस अपना नजरिया है। जैसे वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं और वो वैल्यू स्टाइल फॉलो करते हैं, जो कि ये बिलीव करते हैं कि कंपनीज को तब खरीदना चाहिए जब उसकी प्राइस डिस्काउंट पर ट्रेड हो रही है। फंड की रिसर्च की बात करें तो ये सबसे पहले अच्छे थीम्स और सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करते हैं जो कि ट्रेंड में है। इसके बाद उन सेक्टर्स में क्वालिटी कंपनीज को सेलेक्ट करते हैं। क्वालिटी कंपनीज के लिए ये उन कंपनीज को प्रेफर करते हैं जिनका पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस के स्पेशलाइज्ड मार्केट में अच्छा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, जिनकी ब्रांड वैल्यू अच्छी है और उन कंपनीज का मार्केट शेयर उनकी इंडस्ट्री में काफी हाई है। इसी के साथ कंपनीज के फंडामेंटल डेटा को भी रिसर्च करते हैं, जहां ये रिटर्न ऑन इक्विटी पर ज्यादा फोकस करते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब है ओनर्स की कैपिटल पे कितना प्रॉफिट मिल रहा है। अब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट की बात करें तो इस फंड में पोर्टफोलियो ऑप्टिमली डाइवर्सिफाइड है, यानी ये एवरेज नंबर ऑफ स्टॉक्स होल्ड करते हैं जिससे ये कंसिस्टेंट रिटर्न्स बना पाए। ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन से कभी कभी रिटर्न्स डाइल्यूट हो जाते हैं और कम डाइवर्सिफिकेशन से रिस्क हाई हो जाता है। फंड का मैनेजमेंट एक्टिव नजर आता है पर ये स्टॉक्स को बहुत फ्रीक्वेंटली खरीदते या बेचते नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट के लिए ये डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं और इसी के साथ इन डेप्थ रिसर्च करके सिक्योरिटीज को परचेस करते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टॉक्स इनके मुताबिक रिटर्न्स दे पाए। यहाँ पर हमें बाकी दूसरी रिस्क मैनेजमेंट की कमी दिखाई दी है। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक फैक्टर्स या किसी भी थीम में अंडर परफॉर्मेंस आता है या डाउनफॉल आने पर फंड किस प्रकार अपने रिटर्न्स को प्रोटेक्ट करेगा। अब इसके बाद देखते हैं फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज। इस फंड के मेन मैनेजर है मिस्टर श्रीदत्त, जिन्हें ऑलमोस्ट 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और इनका बैकग्राउंड रिसर्च एनालिस्ट का रहा है, जो कि काफी पॉजिटिव है। एक्सपर्टाइज की बात करें तो ये इक्विटी सेगमेंट के बहुत ही एक्सपीरियंस फंड मैनेजर हैं, जिनका रिसर्च और मार्केट को देखने का नजरिया बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। फिर भी फंड मैनेजमेंट में कोई प्योर स्मॉल कैप एनालिस्ट होता तो फंड पर और स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन बन जाता। ओवरऑल हमें इस फंड का इन्वेस्टमेंट मैंडेट अच्छा लगता है क्योंकि फंड ट्रेंडिंग थीम्स पर फोकस करते हैं, मैनेजमेंट एक्टिव है, रिसर्च अच्छी नजर आती है और फंड मैनेजर क्वालिटेटिव है। लेकिन इससे प्रूव करने के लिए हमें अब पास्ट परफॉर्मेंस को एनालाइज करना पड़ेगा, जहां एक्चुअली साबित होगा कि फंड का मैंडेट प्रैक्टिकली कितना अच्छा है। तो चलिए फिर अब बात करते हैं परफॉर्मेंस सेक्शन की। इसमें सबसे पहले एनालाइज करेंगे रिटर्न्स को और इसके लिए हम फंड के डिफरेंट टाइम फ्रेम के रिटर्न्स को बेंचमार्क के रिटर्न्स के साथ कंपेयर करके देखेंगे, जिससे हम ये जान पाएंगे कि फंड हर टाइम फ्रेम में मार्केट के अकॉर्डिंग किस तरह परफॉर्म कर रहा है। इसके लिए हमने 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और लास्ट 1 ईयर तक के टाइम फ्रेम सेलेक्ट किए हैं क्योंकि फंड 2 साल पहले ही लॉन्च हुआ है। यहाँ पर आप जो रिटर्न्स देख रहे हैं वो फंड के लॉन्च से लेकर अब तक की हर साइकिल के रिटर्न्स को कैलकुलेट करके उसका एवरेज निकाला गया है और साथ में मैक्सिमम और मिनिमम साइड रिटर्न्स की रेंज भी है। इससे हमें यह आइडिया लग जाता है कि कोई भी इन्वेस्टर किसी भी डेट को इन्वेस्ट किया है तो हर टाइम फ्रेम में उसको कितने एवरेज रिटर्न्स मिले होंगे, जो कि कितने मैक्सिमम और मिनिमम जा सकते हैं। रिटर्न्स की बात करें तो फंड के लॉन्च के बाद से हर टाइम फ्रेम में फंड के एवरेज रिटर्न्स बेंचमार्क के रिटर्न्स को बीट कर रहे हैं और 1 ईयर के रिटर्न्स 12% आ रहा है, वहीं इसी दौरान बेंचमार्क के रिटर्न्स बस 4% ही है। इसी के साथ हर टाइम फ्रेम में फंड के मिनिमम रिटर्न्स भी बेंचमार्क के मिनिमम रिटर्न्स से कम है, यानी फंड के रिटर्न नेगेटिव मार्केट में बेंचमार्क से कम गिरते हैं, पर मैक्सिमम
साइड पर फंड के रिटर्न्स बेंचमार्क के रिटर्न्स मोस्टली टाइम फ्रेम में कम है, यानी जब मार्केट बहुत हाई जाता है तब ये फंड एक्स्ट्रा रिटर्न्स नहीं निकाल पाता है। फाइनली फंड का 1 ईयर का कंसिस्टेंसी रेशियो देखें तो 99.6% है। इसका मतलब फंड लॉन्च से लेकर अभी तक किसी भी टाइम 1 ईयर के लिए इन्वेस्ट किया है तो 99% श्योरिटी है उसने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस देख के लगता है कि फंड का मैंडेट और मैनेजमेंट सक्सेसफुल रहा है, जहां रिटर्न की कंसिस्टेंसी शानदार रही। अब फंड की रिस्क की बात करें तो इसमें हम एनालाइज करेंगे फंड का ड्रॉडाउन, रिकवरी पीरियड और वॉलेटिलिटी। ड्रॉडाउन यानी नेगेटिव मार्केट के दौरान फंड का मैक्सिमम फॉल उसके बेंचमार्क के कंपैरिजन कितना रहा है। इस फंड ने अभी बस पिछले साल का मार्च का फॉल ही देखा है और लॉन्च के बाद उस दौरान फंड मैक्सिमम 36% तक गिरा, जबकि सेम पीरियड में स्मॉल कैप इंडेक्स 42% तक गिरा है। रिकवरी की बात करें तो फंड 103 दिन में रिकवर हो गया, पर बेंचमार्क को 121 दिन लगे हैं। इसी के साथ फंड की वॉलेटिलिटी भी बेंचमार्क से कम है, यानी फंड के रिटर्न्स बेंचमार्क के कंपैरिजन कम फ्लक्चुएट होते हैं। सो ओवरऑल फंड का रिस्क मैनेजमेंट हमें अच्छा नजर आता है। फाइनली अब बात करेंगे इस फंड की फ्यूचर प्रोजेक्शन, जिसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे फंड की ओवरऑल क्वालिटी। इसके लिए हम कुछ फंडामेंटल रेशियोज को एनालाइज करेंगे, जैसे कंपनीज की सेल्स ग्रोथ, उनकी अर्निंग्स मार्जिन, रिटर्न ऑन ओनर्स कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर और सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यूएशन रेशियोज, जिनसे हमें पता चलता है कि कंपनीज के शेयर्स प्रीमियम पर ट्रेड हो रहे हैं या डिस्काउंट। इस फंड की बात करें तो हमें कंपनीज की लास्ट 3 इयर्स में सेल्स ग्रोथ थोड़ी कम नजर आती है और प्रॉफिट मार्जिन्स भी ज्यादा नहीं दिखाई पड़ती। इसका सबसे बड़ा रीजन लास्ट ईयर लॉकडाउन और इकोनॉमिक फॉल हो सकता है, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी कन्विंसिंग है और कैपिटल स्ट्रक्चर भी अच्छी है क्योंकि डेट पोर्शन काफी कम नजर आता है। पर जब वैल्यूएशंस की बात आती है तो कंपनीज हाई प्राइसेस पर ट्रेड होती नजर आ रही है। खैर अभी ओवरऑल मार्केट भी वैल्यूएशन वाइज काफी हाई है, फिर भी वैल्यूएशंस कम होते तो अच्छी मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ओवरऑल अगर यहाँ फंड ने कंपनीज की फ्यूचर ग्रोथ को सही से नहीं प्रोजेक्ट किया है तो वैल्यूएशंस हाई होने से मार्केट के कंपैरिजन फंड अंडर परफॉर्मिंग बन सकता है। पर कंपनीज की बैलेंस शीट अच्छे होने से और कंपनीज के पास ऑपरेशनल कैश फ्लो अच्छा आने से फंड डाउन मार्केट में सस्टेन करना चाहिए। चलिए अब पोर्टफोलियो में थोड़ा सा और डीप जाते हैं और देखते हैं अभी का पोर्टफोलियो एलोकेशन और सिलेक्शन कैसा है। एलोकेशन के लिए हम फिर से मैंडेट को याद करते हैं तो हमने देखा था कि ये फंड ट्रेंडिंग थीम्स में इन्वेस्ट करता है। इसके लिए मेक इन इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ, एक्सपोर्ट्स, इंफ्रा डेवलपमेंट और कंज्यूमर लाइफस्टाइल जैसे थीम्स पर फोकस करते हैं। इसलिए पोर्टफोलियो का मेजर एलोकेशन अभी इंडस्ट्रियल, केमिकल, कंस्ट्रक्शन, कंज्यूमर गुड्स और फाइनेंस में कैपिटल मार्केट जैसे सेक्टर्स में, यानी पोर्टफोलियो का एलोकेशन उसके मैंडेट के अकॉर्डिंग ही है। पर हमें यह डिजिटल और कमोडिटी थीम्स की कमी दिखाई दी, जिनसे लास्ट ईयर में सबसे ज्यादा रिटर्न्स मिले। अब सिलेक्शन की बात करें तो इसमें हमें देखना चाहिए कि किस स्टाइल की कंपनीज हैं, उनकी पास्ट परफॉर्मेंस कैसी रही है, फंडामेंटल्स और फ्यूचर्स ग्रोथ प्रोस्पेक्टस कैसा रहेगा, स्टॉक प्राइसेस का लॉन्ग टर्म ट्रेंड कैसा है और लास्ट करंट वैल्यूएशंस क्या है। पर इतना सब एक वीडियो में बना पाना मुश्किल है, इसलिए हम आपको समराइज करके बताएं। इस पोर्टफोलियो में अधिकतर कंपनीज ग्रोथ स्टाइल है और जैसा मैंडेट में दिया है वैसा ही सिलेक्शन नजर आता है। पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो ऑलमोस्ट हर कंपनी ने लास्ट 1 ईयर में पॉजिटिव रिटर्न्स ही दिए हैं। लगभग 38% कंपनीज ने स्मॉल कैप इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न दिया है पर काफी अच्छे मार्जिन से बीट किया। वहीं 62% कंपनीज ने इंडेक्स से कम रिटर्न दिए हैं पर डिफरेंस बहुत कम मार्जिन का है। इसलिए ओवरऑल फंड के रिटर्न्स बेंचमार्क को बीट कर रहे थे और कैटेगरी में भी टॉप परफॉर्मर बना हुआ था। फंडामेंटल्स और ग्रोथ प्रोस्पेक्टस की बात करें तो सेक्टर वाइज अपॉर्चुनिटी अच्छी रह सकती है, पर हिस्टोरिकल डेटा के अकॉर्डिंग थोड़ा सा डाउट लगता है। ट्रेंड वाइज भी अभी ऑलमोस्ट सभी कंपनीज ट्रेंड में है एक्सेप्ट कंस्ट्रक्शन, ऑटो, फाइनेंस और पेस्टिसाइड जैसी कंपनीज, पर वैल्यूएशंस बहुत हाई। ओवरऑल पोर्टफोलियो पर थोड़ा मिक्स ओपिनियन बनता है। फंडामेंटल और एलोकेशन वाइज तो पोर्टफोलियो अच्छा नजर आता है, पर फ्यूचर ग्रोथ और वैल्यूएशंस देखें तो रिस्क थोड़ी सी हाई दिखाई पड़े। तो चलिए फिर लास्ट सजेशंस की बात कर लेते हैं। सेक्टर वाइज तो स्मॉल कैप कैटेगरी में भी अच्छी अपॉर्चुनिटी पर वैल्यूएशंस काफी हाई है, इसलिए स्मॉल अमाउंट ही इन्वेस्ट करना चाहिए। फंड वाइज भी फिलहाल ये हमारी रिकमेंडेशंस में इंक्लूडेड है, पर इस फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपका टाइम होराइजन एटलीस्ट 5 इयर्स का होना चाहिए। अगर किसी भी रीजन से मार्केट फॉल करता है या डाउन ट्रेंड आता है तो उस दौरान रिस्क की टॉलरेंस काफी हाई होनी चाहिए, यानी लगभग 30 से 40%, जिसका रिकवरी टाइम पीरियड 3 साल तक हो सकता है। अगर आपको हमारा ये एनालिसिस अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब। थैंक यू।